प्रणाम साथियों, मिशन प्रेरणा के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा से संबंधित वीडियो श्रृंखला को आप अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से साधुवाद है। पिछले वीडियो में ध्यानाकर्षण शिविर भाग 1 के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में ध्यानाकर्षण शिविर भाग 2 के संबंधित कंटेंट को आप लोगों के मध्य साझा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये शैक्षिक वीडियो, ध्यानाकर्षण शिविर भाग 2। साथियों, पिछले वीडियो में ध्यानाकर्षण शिविर की तैयारी अर्थात चिन्हांकन की प्रक्रिया, आकलन प्रपत्र एवं सूची की निर्माण विधि का विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में उससे आगे। साथियों, चिन्हांकन और प्रश्न पत्र निर्माण के बाद बात आती है आरंभिक परीक्षण की अर्थात परीक्षा की। साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा कि कक्षा के माहौल अर्थात वातावरण को हमें सुखद और हल्का बनाना होगा, जिससे बच्चे सहज होकर के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। दूसरी, बैठक व्यवस्था इस प्रकार की हमें करनी होगी कि बच्चे एक दूसरे की नकल न कर सकें। इस परीक्षण में यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रश्न को न पढ़ करके सुनाना है और ना ही किसी बच्चे को उसके बारे में, प्रश्न के बारे में समझाना है, क्योंकि इस परीक्षा में हमें यह भी जानना है कि बच्चे किसी प्रश्न को पढ़ करके समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पढ़कर समझना भी एक प्रकार की दक्षता है। और इस परीक्षा के माध्यम से हमें बच्चों की दक्षताओं का ही पता करना है। जब सभी बच्चे परीक्षा दे चुके हों तब उनकी कॉपी कलेक्ट करके 2 दिन के भीतर कॉपियों को चेक करना है। कॉपी चेक करने का तरीका यह है कि उत्तरों के लिए 0, 1, 2, 3 अंक कोड प्रदान किए जाएंगे। आकलन सूची जो आप पहले से ही तैयार कर चुके हैं, उसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष अंकों को लिखना होगा। यदि आप अंक 0 लिखते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि बच्चों ने संबंधित लर्निंग आउटकम्स अर्थात अपेक्षित दक्षता अभी तक बिल्कुल ही प्राप्त नहीं की है। यदि बच्चे को आप 1 या 2 अंक देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि बच्चे ने संबंधित लर्निंग आउटकम्स में आंशिक रूप से प्रगति प्राप्त की है। और यदि 3 अंक देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चे ने संबंधित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर लिया है। अतः 1, 2 अंक प्राप्त बच्चे के साथ हमें कार्य करना होगा, और जो बच्चे 0 अंक प्राप्त किए हैं उनके साथ में भी हमको कार्य करना होगा। यह सूची जिसमें आपने बच्चों को 0, 1, 2 या 3 अंक दिए हैं, अधिगम स्तर पर संप्राप्ति संबंधी सूची कहलाएगी, जो प्रधानाध्यापक महोदय एवं शिक्षकों के पास जरूर होनी चाहिए। साथियों, अब बात आती है कि बच्चों के साथ हमें किस प्रकार का सहयोग करना है, किस प्रकार का कार्य करना है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों की सूची के आधार पर अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें समूह का निर्धारण करना होगा। इसके लिए 3 समूह बनाए जाएंगे, समूह ए, समूह बी और समूह सी। प्राथमिक स्तर में समूह ए में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 21 से 45 तक हैं, अर्थात जिन्होंने
2 या 3 अंक के कोड को प्राप्त किया है। समूह बी में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 16 से 20 अंक तक हैं, अर्थात जिन्होंने 1 अंक का कोड हासिल किया है। इसी प्रकार समूह सी में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 15 या उससे कम हैं, अर्थात जिन्होंने 0 अंक का कोड हासिल किया है। यह थी प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की समूह निर्धारण की प्रक्रिया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर में समूह ए में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 35 से 75 के बीच हैं, अर्थात जिन्होंने 2 या 3 अंक का कोड हासिल किया है। समूह बी में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 26 से 34 के बीच हैं, अर्थात जिन्होंने 1 अंक का कोड हासिल किया है। और इसी प्रकार समूह सी में उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके प्राप्तांक 25 या 25 से कम हैं, अर्थात जिन्होंने 0 का अंक कोड हासिल किया है। अब इन समूहों ए बी सी के लिए 50 दिवसीय निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार ध्यानाकर्षण शिविर संचालित करेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर की दैनिक एवं साप्ताहिक समय सारणी ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के परिशिष्ट खंड के 5 नंबर परिशिष्ट में दी गई है, जिसमें दैनिक समय सारणी में आधे आधे घंटे की प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन सभाओं के साथ साथ 1-1 घंटे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा प्रवेश, विज्ञान की कक्षाएं संचालित की जाएंगी तथा साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार सप्ताहवार चयनित तकनीकियों के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे शिविर में समूह बी व सी के बच्चे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त करते जाएंगे, उन्हें सभी विषयों के शिक्षक अपने विषय के अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। साथियों, यह थी ध्यानाकर्षण शिविर की विस्तृत कार्य योजना, जो कि 2 भागों ध्यानाकर्षण शिविर भाग 1 व भाग 2 के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। ध्यानाकर्षण शिविर को सफल बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में बात करते हैं कानपुर देहात के एसआरजी महोदय श्री संत कुमार दीक्षित जी से। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं मनोज शुक्ला ARP अमरोहा बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। ये सर, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपकी जो एसआरजी टीम है जी, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा मिशन प्रेरणा के सफल संचालन के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से जिले में काम कर रही है। उसके लिए हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं, आपके टीम को साधुवाद देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कंटेंट ध्यानाकर्षण शिविर है, इसके बारे में हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ध्यानाकर्षण शिविर सफल रूप से संचालित हो सके, इसके लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, इस विषय पर आपके सादा विचार हम जी। देखिए, सबसे पहले तो ध्यानाकर्षण जो है ये हस्त पुस्तिका ऐसी है जो कि हर विद्यालय में अगर कायदे से लागू कर दी जाए तो इसका प्रभाव दूरगामी और बहुत ही प्रभावशाली इसका जो है रिजल्ट आएगा। जी जी। दूसरी बात ये है कि जो 50 दिवसीय इसमें शिविर ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन होना है, उसमें
कुछ खास चीजों पे ध्यान देना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। जी जी। पहला कि हमारे जो टीचर हैं बच्चों का चिन्हांकन करते समय बहुत ही लर्निंग आउटकम्स का ध्यान रख कर के चिन्हांकन करें, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी लर्निंग आउटकम ऐसा ना हो किसी कक्षा का जो बच्चे के दिमाग से छूट जाए, पढ़ाते समय ध्यानाकर्षण शिविर में हमसे छूट जाए। इसके लिए विशेष तौर पे लर्निंग आउटकम आधारित प्रत्येक बच्चे की सूची पर्सनली बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज की शिक्षण के पूर्व शिक्षण योजना बनाना बहुत आवश्यक है। हर एक लर्निंग आउटकम के हिसाब से शिक्षण योजना प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए ग्रुप ए बी सी में बांट दिया है बच्चों को, तो हर एक स्तर की अलग शिक्षण योजना हर विषय की बनेगी। इसका थोड़ा पहले से टीचर को परिश्रम करना होगा और विधिवत इसकी तैयारी कक्षा शुरू करने से पहले ही कर लेनी है, उससे संबंधित टीएलएम भी बना लेने हैं। अगला ये है कि टीचर्स को ध्यानाकर्षण शिविर में क्या करना है और क्या नहीं करना, उस पर खास ध्यान देना है। करना ये है कि बच्चे, जितने भी बच्चे उस समूह की कक्षा में बैठे हुए शिविर के दौरान, उन सब पर बराबर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा पीछे बैठा हुआ है और वो छूट जाए और वो वहीं का वहीं रह जाए, जिस स्तर पे था वहीं रह जाए। दूसरा, उनको जो भी बच्चे किसी भी तरह से सुनने, देखने या बोलने में अक्षम है या उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनको शिक्षक अपने ही पास में बुला के आगे बैठा ले। जी, CWS। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि ऐसी बैठक व्यवस्था टीचर रखे जिससे कि इसमें ये कर सकते हैं, सेमी सर्कुलर एक सिस्टम बना सकते हैं, अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था कर सकते हैं कि सभी बच्चों पे बराबर ध्यान टीचर का जाए और सभी बच्चे बराबर टीचर की तरफ आकर्षित हों और उनकी बात कायदे से सुन सकें। ये विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे थोड़े से अपनी कक्षा से के स्तर से पिछड़े हैं, तो उनमें कोई हीन भावना ऐसी ना आने पाए कि उनकी कक्षा के दूसरे बच्चे तो ए ग्रुप में हैं और वो सी ग्रुप में है, तो उनके अंदर ये हीन भावना या भेदभाव मन में कहीं घर न कर पाए। इसका शिक्षक को विशेष ध्यान देना है। ये कैसे कर सकते हैं कि उनमें हमेशा बच्चों में आत्मसम्मान जगाए रखना है, आत्मविश्वास जगाए रखना है। उनको बोलने का ज्यादा से ज्यादा अवसर दें और कुछ उत्तर दें तो उनको तुरंत प्रोत्साहित करना है। ताली बजवा के कर सकते हैं, छोटी सी टॉफी दे के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। तो ये जो ध्यानाकर्षण शिविर का जो परिणाम आएगा वो बहुत बेहतर आएगा। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए वो पीछे रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बौद्धिक रूप से अक्षम है। जी जी, बिल्कुल सही बात है जी। ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब ज्ञानहीन है। सारे बच्चे जो है ज्ञानवान हैं, बस उनको हमें एनर्जी देनी। जी, ध्यानाकर्षण पुस्तिका में 18 तकनीकें भी दी गई हैं कि किस तरह से उस शिविर को कंडक्ट करना है। तो उनका अध्ययन टीचर शुरू से ही कायदे से करके उसी के अनुसार शिक्षण योजना, बैठक व्यवस्था और टीएलएम वगैरह बनाए। ये बहुत ही आप देखेंगे कि ध्यानाकर्षण पुस्तिका के भाग 3 और भाग 4 में शिक्षकों के लिए बहुत सारी टिप्स दी गई हैं, बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं, जिससे कि शिक्षक के लिए ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी रूपरेखा, निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया है। तो ध्यानाकर्षण शिविर जो है भाग 3 और भाग 4 के आधार पर वो कंडक्ट करा सकते हैं। ध्यानाकर्षण पुस्तिका में देख लें। ठीक, बहुत अच्छा सर आपने बताया जी। ये जो टिप्स बताई आपने, 18 प्रकार की जो तकनीकियां हैं, इनको हम अपने शिक्षण कार्य में भी अपना यूज करेंगे और साथ ही साथ ध्यानाकर्षण में जो शिविर है उसमें भी इनको हम यूज करेंगे। जी। अच्छा मनोज जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाह रहा था कि जो आप ये वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं, तो ये आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप बधाई के निश्चित रूप से पात्र हैं और इससे पूरे प्रदेश के शिक्षकों को ये सारी जानकारियां तीनों हस्त पुस्तिकाओं की, मिशन प्रेरणा की, लक्ष्यों की तुरंत मिल रही है, रेडिली अवेलेबल हो रही है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आपने
SRG महोदय श्री संत कुमार जी दीक्षित जी की बात सुनी। आशा है आपको ध्यानाकर्षण शिविर की कार्य योजना एवं संचालन की रणनीतियाँ अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। साथियों, ये महत्वपूर्ण शिविर है जो कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाना है। आशा करते हैं कि उक्त शिविर को आप सभी अनिवार्य रूप से अपने अपने विद्यालयों में संचालित कर मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को पूर्णता देंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।